डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हो प्यारे दोस्तों? आप दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हमारा एक टॉपिक चला हुआ था, पार्ट फर्स्ट था राष्ट्रपति। उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था इट मींस इंडियन पॉलिटी, उसको लेकर काफी वीडियो डल चुके हैं जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो ये सारे वीडियो जो हैं ये आप देख सकते हो YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय पीपी सर। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट भी इस पे कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक राष्ट्रपति। पहला भाग में इसका करा चुका हूं और आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसका। तो पहले भाग में ध्यान कीजिएगा, हमने राष्ट्रपति का पद, उसकी जो है योग्यताएं, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया, महाअभियोग, इन सब पर हम डिस्कस कर चुके थे। तो सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव सिनेरियो, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, इट मींस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की बहुत सी शक्तियां हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है। ही और शी इज मियरली ए टिटुलर because his all power is exercised by the Prime Minister of India with the help of Council of Ministers। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपको कुछ शक्तियां पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसको आप देखिएगा। आइए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज, पहली जो शक्ति है वो है अपॉइंटमेंट पावर, जिसको हम कहते हैं नियुक्ति संबंधित शक्तियां, नियुक्ति करने की शक्ति। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद हैं उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। तो राष्ट्रपति ये सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो किन किन की वो नियुक्ति कर सकता है, तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इट मींस कैग। देखो कैग की अगर मैं बात करता हूं, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके अलावा UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके अलावा हम और बात करते हैं तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या फिर हम बात करते हैं एडमिरल हो, नौसेना प्रमुख, या फिर एयर चीफ मार्शल, इन सब की तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा देखिएगा अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी, इट मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्यपाल,
इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये है उसकी नियुक्ति संबंधित शक्तियां, इट मींस अपॉइंटिंग पावर, अपॉइंटमेंट करने की। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पावर पर। दूसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो है मनोनीत करने की शक्ति, मनोनीत करने की शक्ति, इट मींस नॉमिनेट, मनोनीत करने की शक्ति। देखो यहां पर तो है नियुक्ति और यहां पर है मनोनीत, इन दोनों में बेसिकली फर्क है। अपॉइंटमेंट होता है रूल एंड रेगुलेशंस के तहत, लेकिन मनोनीत किया जाता है वो किसी की अनुशंसा पे किया जाता है, किसी के रिकमेंडेशन पे किया जाता है। तो राष्ट्रपति की मनोनीत करने की शक्ति में क्या आएगा, तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन जो है उनको मनोनीत करता है, उनको मनोनीत करता है लोकसभा में। अगर लोकसभा चुनाव में एंग्लो इंडियन समुदाय को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला इन द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो ऐसे केस में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा कौन, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा वर्तमान में 545 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इनमें से दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। तो जो चुनाव होते हैं वो 543 पर चुनाव होते हैं। इसके अलावा 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में, 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है। तो ये है राष्ट्रपति की मनोनीत करने की शक्ति। दोस्तों कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो देखिएगा एंग्लो इंडियन का मतलब है कि अंग्रेज मूल के नागरिक, ठीक है। आजादी के बाद कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लैंड नहीं गए, भारत में ही रह गए, उन्होंने भारत की ही नागरिकता ले ली, तो वो कहलाई एंग्लो इंडियन। और 12 सदस्य ऐसे होंगे जिनको साइंस, टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, साहित्य इत्यादि में उल्लेखनीय योगदान हो, तो ऐसे लोगों को भी राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। वर्तमान में रेखा और सचिन तेंदुलकर जो है, भारतनाट्यम जो कलाकार हैं सोनम माल सिंह, वो भी राज्यसभा की सदस्य हैं, तो उनको भी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया गया था, मनोनीत किया गया था। उसके बाद हम आते हैं तीसरी शक्ति पर, और ये है कार्यकारी शक्तियां, इट मींस एग्जीक्यूटिव पावर। अगर मैं कार्यकारी शक्तियों की यहां पर बात करता हूं तो ध्यान कीजिएगा, मैंने आपको भाग 5 में बताया था कि राष्ट्रपति का पद है संघीय कार्यपालिका के तहत, और संघीय कार्यपालिका किसके नाम पर चलती है, सारी संघीय कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। तो ये हो गई उसकी कार्यकारी शक्तियां। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पावर पर। अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो है वैधानिक शक्तियां, वैधानिक शक्तियां, इट मींस लेजिस्लेटिव पावर, और इसका मतलब होता है कानून बनाना। देखिएगा दोस्तों, हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। और वैधानिक शक्तियों से तात्पर्य क्या है कि कानून को मान्यता देना, और हमारे देश में कानून कब बनता है, केंद्रीय स्तर पर, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर। तो जब हमारी संसद किसी बिल को पास कर देती है, किसी बिल को पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी दे देता है, तो दैट बिकम्स लॉ इन आवर कंट्री। तो दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं, वैधानिक शक्तियां हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें, संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को जब राष्ट्रपति मंजूरी देता है तो वह कानून बन जाता है, और वो है वैधानिक शक्तियां। उसके बाद हम आते हैं अगली शक्ति पर नेक्स्ट, और राष्ट्रपति की अगली शक्ति है वो कहलाती है संसदीय शक्तियां, इट मींस पार्लियामेंट्री पावर। पार्लियामेंट्री पावर से क्या तात्पर्य है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था
कि हमारी संसद मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। He or she is the integral part of the parliament system। तो उसी में ही क्या है, संसदीय शक्तियां समाहित है। जब लोकसभा, नई निर्वाचित लोकसभा का गठन होता है तो उसका सत्र की अगर मैं बात करता हूं आहूत किया जाता है, तो वो भी राष्ट्रपति के निर्देश पर ही किया जाता है। राष्ट्रपति की अनाउंसमेंट के प्रोक्लेमेशन के आधार पर ही वो होता है। तो ये हो गई उसकी संसदीय शक्तियां। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पावर पर, और अगली पावर क्या है वो देखिएगा। अभी तक मैंने आपको राष्ट्रपति की 5 शक्तियां पढ़ाई हैं। नेक्स्ट 6th, छठी जो शक्ति है वो है शपथ दिलाना। शपथ दिलाने की शक्ति, दिलाने की शक्ति, इट मीन्स ओथ एंड अफर्मेशन। राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण पदों पर आसीन संवैधानिक जो पोस्ट है उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दोस्तों ध्यान कीजिएगा, मैंने भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ाई थी आपको, और अनुसूची 3 में मैंने कहा था ओथ एंड अफर्मेशन। 2 में तो वेतन और भत्ते थे। तो राष्ट्रपति किन किन को शपथ दिलाता है, तो देखिएगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री, उसके मंत्री परिषद को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं राज्यपाल, उसी के नाम पे उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, न्यायाधीश है, उनको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ये उसकी शपथ दिलाने संबंधित हुई शक्ति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पावर पर, और ये है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, इट मीन्स जुडिशियल पावर। अब न्यायिक शक्तियों से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो? तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों में क्या दिया हुआ है वो समझना। राष्ट्रपति को ये अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत कि वह क्षमादान कर सकता है, अर्थात किसी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता है, और यहां तक कि किसी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है, किसी सजा को कम कर सकता है। तो ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित हैं। आपने कुछ पेटिशंस देखी होगी जो राष्ट्रपति तक पहुंची है, चाहे वो भारतीय संसद पर जो आक्रमण हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, और अफजल गुरु जो उसके मास्टरमाइंड थे उनकी पेटिशन भी थी, याकूब मेनन की पेटिशन भी थी, निर्भया कांड जो हुआ था उसमें भी पेटिशंस राष्ट्रपति के पास थी। तो ऐसी पेटिशंस पे राष्ट्रपति अपना अंतिम निर्णय देता है। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक थोड़ा मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। राज्य स्तर पर भी राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां मिली हुई हैं, जुडिशियल पावर मिली हुई है, लेकिन यहां पर ऐसी 2 शक्तियां हैं जो केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है, राज्य के राज्यपाल के पास नहीं है। तो वो क्या है? एक तो फांसी की सजा माफ करना, और दूसरा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ करना। कोर्ट मार्शल होता है जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तो उनकी अपनी खुद की अदालतें होते हैं आमतौर पर, जिसे हम कहते हैं कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल की अपील होती है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और राष्ट्रपति महोदय भी उनकी अपील को सुन सकता है। तो ये सारी की सारी राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्तियां हैं, जुडिशियल पावर है, न्यायिक शक्तियां कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं अगली शक्ति पर, और राष्ट्रपति की जो 8वीं शक्ति है वो कहलाती है, उसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, सैनिक शक्तियां। सैनिक शक्तियां, इट मीन्स मिलिट्री पावर। As you know, the President of India is the supreme commander of our defense system. हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनापति है राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति के नाम पर ही कमीशन अधिकारियों की भर्ती की जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कमीशन रैंक है, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, तो उन कमीशन रैंक पे चाहे वो एनडीए के थ्रू सिलेक्शन होता है,
या फिर सीडीएस के थ्रू सिलेक्शन होता है, तो सारी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। इसके अलावा और देखिएगा, हम आते हैं नेक्स्ट पावर पर। नवी शक्ति है युद्ध विराम, युद्ध करने या युद्ध को रोकने की घोषणा करना, घोषणा करना। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है भारत पर, तो ऐसे केस में अगर युद्ध करना हो या युद्ध को रोकना हो, युद्ध विराम करना हो, तो वो राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही होता है, जिसको कहा गया है युद्ध करने व रोकने की घोषणा करने संबंधित शक्तियां। उसके बाद हम मानते हैं नेक्स्ट पावर पर। राष्ट्रपति की जो 10वीं शक्ति है वो क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, सलाह या परामर्श लेने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श लेने की शक्ति। और इसका जो प्रावधान है वो है संविधान के अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में। अब ये क्या है, देखिएगा, कोई भी लोक महत्व का विषय है तो उसको लेकर राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, उसको ये अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। लेकिन ध्यान देना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ऐसा कई बार हुआ भी हमारे देश में। मैं 2012 की बात करता हूं। 2012 के अंदर एक विवाद हुआ था, और आपको अगर ध्यान हो, सीवीसी को लेकर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेकर, सीवीसी के मुख्य जो होता है, इसका अध्यक्ष होता है, चीफ होता है, उसकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन उसके खिलाफ, नाम था पीजे थॉमस, उसके खिलाफ ऑलरेडी एक भ्रष्टाचार का मामला चला हुआ था और उसे ही सीवीसी का चीफ बना दिया गया था। तो इस पर शोर शराबा हुआ, विपक्ष ने भी हंगामा किया। तो हुआ क्या, राष्ट्रपति उस समय प्रतिभा देवी पाटिल थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांगी, क्या पीजे थॉमस का सीवीसी के चीफ के पद पर बना रहना तर्क संगत है, न्याय संगत है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को एक सलाह दी थी और कहा था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑलरेडी भ्रष्टाचार का मामला चला हुआ है और ऐसे व्यक्ति को ही सर्वोच्च एंटी करप्शन एजेंसी का चीफ बना दे, तो क्या सिस्टम विश्वास कर पाएगा, क्या जनता उसमें विश्वास कर पाएगी? तो दैट इज नॉट लॉजिकल। तो उसी ओपिनियन के आधार पर राष्ट्रपति ने पीजे थॉमस को पद से हटाया था। तो ध्यान देना, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, पर वो सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पावर पर। अभी तक मैंने आपको देखो 10 शक्तियां राष्ट्रपति की कराई हैं और आपको एहसास हो रहा होगा कि राष्ट्रपति के पास तो बहुत सी शक्तियां हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको कि इन सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के द्वारा उसके मंत्री परिषद की सहायता से संचालित होती है, क्रियान्वित किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपनी 11वीं शक्ति पर। और राष्ट्रपति की जो 11वीं शक्ति है वो है अध्यादेश। अध्यादेश लागू करने की शक्ति या अध्यादेश को मंजूरी देने की शक्ति, मंजूरी देने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस एक कानून होता है और राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को मंजूरी देता है आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत। अब ये क्या है, देखो हमारे देश में कानून बनाने का एक तरीका है, एक होता है परमानेंट और एक होता है इम्परमानेंट, स्थायी विधि और एक होती है अस्थायी विधि। तो स्थायी विधि कब बनती है, जब संसद किसी बिल को पास कर देता है
और राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देता है तो वो देश में कानून बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक स्थायी कानून हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई कानून बनाना अति आवश्यक होता है लेकिन वो बिल संसद में पास नहीं होता। ऐसा कुछ हुआ भी है, ध्यान कीजिएगा। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, तब सरकार ने लोकसभा में एक बिल पास किया था, लेकिन 3 तलाक वाले बिल को जो है 2/3 मेजोरिटी से ये लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था, तो ये कानून नहीं बन पाया। लेकिन ये कानून कब बना? ये अध्यादेश के तहत कानून बना। तो सरकार अध्यादेश लाती है और जब राष्ट्रपति उसको मंजूरी देता है तो दैट बिकम्स लॉ, वो कानून बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा कानून केवल 6 महीने तक ही लागू रहता है। 6 महीने बाद पुनः दोबारा से राष्ट्रपति को ऐसे अध्यादेश की मंजूरी देनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी ऑर्डिनेंस संबंधित पावर। उसके बाद हम आते हैं अगली शक्ति पर। 12वीं शक्ति पर अगर हम जाते हैं तो यह है राष्ट्रपति की जेबी वीटो। जेबी वीटो शक्ति, जेबी वीटो शक्ति। अब यहां पे वीटो शब्द आपने जरूर सुना होगा, यूएनओ में भी आपने वीटो पावर पढ़ी थी। वीटो का मतलब होता है टू निगेट, किसी चीज को मना कर देना, नो बोलना। तो सुरक्षा परिषद में 5 देश है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, चाइना है, यूएसए है, जिनको वीटो पावर दी गई है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को जेबी वीटो पावर मिली हुई है। अब ये होती क्या है वो थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखो संसद किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास उसकी मंजूरी के लिए भेजती है, लेकिन राष्ट्रपति उसको मंजूरी देने से मना कर दे तो वो कहलाती है उसकी जेबी वीटो पावर। ऐसा एक बार हमारे देश में हुआ था जब हमारी संसद ने एक बिल पास किया था, भारतीय डाक अधिनियम 1986, और उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने उस विधेयक को मंजूरी देने से मना कर दिया था, तो वो बिल क्या हो गया? लैप्स हो गया। जब राष्ट्रपति ऐसे बिल को 14 दिन तक होल्ड कर लेता है, 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक बिल क्या हो जाता है? खारिज होता है, खत्म हो जाता है। तो ये राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति है। लेकिन ध्यान देना, अगर संसद ऐसे बिल को दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है उसकी मंजूरी के लिए, तो फिर राष्ट्रपति को अपनी सहमति, इट मींस मंजूरी, असेंट जिसे बोलते हैं, वो कंसेंट देनी ही पड़ेगी। तो ये उसकी जेबी वीटो कहलाता है। एक होता है जेबी पॉकेट वीटो। पॉकेट का मतलब है कि किसी भी बिल को राष्ट्रपति होल्ड कर सकता है 14 डेज के लिए, तो वो जेबी पॉकेट वीटो कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पावर पर, और ये है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां इट मींस फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब वित्तीय शक्तियों से क्या अभिप्राय है उसको भी समझिएगा। हमारे देश में 2 तरह की संचित निधि है, 2 तरह की कोष हैं, निधियां हैं। एक तो है भारत की संचित निधि और दूसरी निधि है वो कहलाती है भारत की आस्मिकता निधि। इट मींस कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 2 तरह के हैं। तो भारत की जो संचित निधि है, ये देखिएगा, भारत की संचित निधि, संचित निधि इट मींस कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 266 में है, 266 में है। इस निधि से धन का निष्कासन तब होता है जब राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इसकी वित्तीय शक्तियां। इसके अलावा और देखिएगा यहां पर नेक्स्ट पावर हमारे पास आती है, ये आती है बजटीय शक्तियां। बजटीय शक्तियां, अब बजटीय शक्तियां क्या होती है? हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का विवरण नहीं मिलता, लेकिन यहां पर एक चीज है आपको थोड़ा ध्यान में देनी है। आर्टिकल 112 संविधान का ये कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आमतौर पर हम बजट कहते हैं। अब ये होता क्या है, हमारी संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा
जो एक साल का, एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड बजट। और वही बजट होता है, इस एक साल के लेखा जोखा में एक्सपेंस क्या होगा और इनकम क्या होगी, कितना राजकोषीय घाटा होगा, कितना फायदा होगा, बजट डिफिसिट बजट होगा या सरप्लस बजट होगा, ये सारी की सारी स्टेटमेंट दी जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। और लेकिन वो स्टेटमेंट किसके नाम पर दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर। तो ये हो गई उसकी बजटीय शक्तियां। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली पावर पर, और ये है राजनयिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां अर्थात डिप्लोमेटिक पावर। भारत के विदेशों में जितने भी एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं अर्थात राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपने सुना होगा हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर, तो ये दोनों ही कौन होते हैं? राजनयिक होते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विदेशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको जो है, इनकी जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम अगली पावर पर, और ये है विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, नेक्स्ट वन आई थिंक 17 है, विदेशी शक्तियां। विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर। अब फॉरेन पावर से मतलब यहां पर क्या है? जितने भी भारत के संधि समझौते होते हैं, दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष भारत आते हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई और मंत्री जाते हैं, और दो देशों के बीच में जितनी भी संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द फॉरेन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हो गई? विदेशी शक्तियां हो गई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 18वीं शक्ति, और ये शक्ति किसको लेकर है? ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित शक्तियां। और हमारे देश में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS एंड IFS। ये तीनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती है। तो इनकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। तो ये ऑल इंडिया सर्विस संबंधित राष्ट्रपति की क्या हो गई है? शक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी जो पावर है आज हमने पढ़ी है राष्ट्रपति को लेकर, और मैं फिर बता रहा हूं इन सारी शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री और उसकी केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही है। तो डियर लर्नर्स, मैं आपको 2 वीडियो करा चुका हूं राष्ट्रपति को लेकर, एक तो भाग फर्स्ट और आज हमने पढ़ा है भाग सेकंड। तो एक और वीडियो आएगा भाग थर्ड, और उस भाग थर्ड के अंदर जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक भी भाग 2 आपको समझ में आया, और भाग फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं थर्ड टॉपिक में, थर्ड वीडियो के अंदर राष्ट्रपति के लिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।